प्रिय मित्रों, सभी शिक्षक बंधुओं एवं प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा। पिछले सेशंस में मैंने एक एक कर एनिमल किंगडम के फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कहेलमिन्थिस, एनेलिडा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्माटा का कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन समझाया आपको। आज हम लोग सबसे विकसित, सबसे ऊंचा यानी सर्वोच्च फाइलम कॉर्डेटा का अध्ययन करेंगे। यह काफ़ी बड़ा फाइलम है जिसमें अनंत विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म जलीय प्राणियों से लेकर हाथी और जिराफ जैसे बड़े प्राणी या डायनासोर जैसे बड़े प्राणी इसी फाइलम कॉर्डेटा के सदस्य थे। कॉर्डेटा की उत्पत्ति किसी ऐसे पेरेंट से हुई जिनसे इकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा की भी उत्पत्ति हुई। यानी इकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा के कोई एक कॉमन पेरेंट हैं जिनसे कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में लगभग 570 मिलियन ईयर्स पहले कॉर्डेटा की उत्पत्ति हुई। मैंने जो 3 फाइला की चर्चा किया अभी, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, और कहा कि इनके कोई कॉमन पेरेंट थे। उसका कारण भी है ड्यूटेरोएस्टोमिया। ये तीनों के तीनों कहलाते हैं ड्यूटेरोएस्टेमिया। पिछले सेशन में जब मैं इकाइनोडर्माटा बता रहा था तो उसी समय मैंने बताया था कि ब्लास्टोपोर से जब माउथ बने तो वैसे एनिमल्स को बोलते हैं प्रोटेरोएस्टेमिया। एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा प्रोटेरोएस्टेमिक थे, जबकि इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ये तीनों ड्यूटेरोएस्टेमिक हैं। इनमें ब्लास्टोपोर से एनस बनता है और माउथ की उत्पत्ति बाद में विपरीत दिशा में होती है। तो यही कारण है कि हेमिकॉर्डेटा को हम लोग इकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा के साथ रखें, और जब कॉर्डेटा का डिस्कशन होने लगा तो कई सारे ऐसे लक्षण हेमिकॉर्डेटा में भी मिले जो कॉर्डेटा के समान हैं। इसलिए शुरू में हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के साथ ही रखा गया था। आगे के डिस्कशन के साथ हम चर्चा करेंगे कि क्यों अब हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा से अलग एक स्वतंत्र फाइलम का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन हेमिकॉर्डेटा को अभी भी सामान्यतः हम इकाइनोडर्म और कॉर्डेटा के बीच कनेक्टिंग लिंक की तरह रिगार्ड करते हैं। इनकी उत्पत्ति चूंकि इकाइनोडर्म के किसी रिलेटिव से हुई तो प्रथम उत्पत्ति समुद्र में ही हुई, लेकिन धीरे धीरे ये समुद्र से जमीन पर रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में आते चले गए, और धीरे धीरे फिर पानी से जमीन पर और जमीन से हवा तक इन्होंने अपना विकास किया।
यानी पानी के जीव फिशेज से एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई, उससे फिर रेप्टाइल और मैमल की उत्पत्ति हुई, और जो बर्ड्स हैं वो हवा में उड़ने के लिए रूपांतरित हो गए। तो सभी हायर एनिमल्स की तरह इनका बॉडी बायलैटरल सिमेट्री वाला होता है। इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 तरह के जर्म लेयर्स यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ये कभी कभी इनका बायलैटरल सिमेट्री एडल्ट में बदल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इनके सीलोम की उत्पत्ति भी इकाइनोडर्माटा की तरह एंटेरोसीलोम के रूप में हुआ। तो एंटेरोसीलोम का पाया जाना और ड्यूटेरोएस्टेमिक होना, ये दोनों इन्हें इकाइनोडर्माटा का नज़दीकी रिश्तेदार बना देते हैं। अब इनके रिमोट पूर्वज के रूप में अगर एनेलिडा को रखा जाए तो एनेलिडा में एकदम सीधा शरीर, सबसे आगे मुंह और सबसे पीछे एनस था, लेकिन इसमें माउथ और एनस वेंट्रल सरफेस की ओर शिफ्ट कर गया है और एनस के पीछे शरीर का एक एक्स्ट्रा हिस्सा टेल के रूप में विकसित हो गया है। तो टेल नामक रचना सिर्फ कॉर्डेटा में पाई जाती है। नॉन कॉर्डेटा में टेल के बदले आप पोस्टेरियर एंड शब्द का प्रयोग करेंगे, टेल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी अर्थवर्म को या किसी इंसेक्ट को टेल नहीं होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पहले के जितने प्राणी थे उनमें शरीर की सुरक्षा के लिए बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन था। मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन था। इकाइनोडर्माटा में भी एक्सोस्केलेटन था और ये एक्सोस्केलेटन सिक्रीशन से बने थे, इसलिए निर्जीव थे। कॉर्डेटा ने सबसे पहली बार नोटोकॉर्ड नाम की एक रचना का विकास किया। यह मेसोडर्म से बना हुआ रबर के मजबूत रॉड जैसे रचना के रूप में बॉडी की लंबाई में विकसित हुआ, जिसके बाहर से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का खोल भी चढ़ा हुआ है। तो यह एक लिविंग एंडोस्केलेटन बना जिसे नोटोकॉर्ड नाम दिया गया और इसी नोटोकॉर्ड के नाम पर इस फाइलम का नाम पड़ा कॉर्डेटा। इनमें चूंकि उत्पत्ति पानी में हुई तो जलीय श्वसन के लिए इनमें इंटरनल गिल्स बने। गिल्स तो क्रस्टेशिया में, मोलस्का में भी पाए जाते हैं, लेकिन वे गिल्स एक्सटर्नल हैं, बाहर से लगे हुए। और यहाँ जो इंटरनल गिल्स बने वो फेरिंक्स की दीवार में छेद कर मुंह से बाहर फेरिंक्स की दीवार को स्किन तक छेद करते हुए बना। आप मछलियों को ध्यान से देखिएगा तो वो मुंह से पानी खींचती है और अपने गिल्स से बाहर निकालती है। इसी बीच में उनका इंटरनल गिल्स है। मछली पानी पीती नहीं है, सिर्फ गिल्स होकर के धोते हुए पानी को बाहर निकालती है और पानी में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है। लेकिन जब फिशेज से एम्फीबिया की उत्पत्ति हुई तो इनमें लंग्स का इवोल्यूशन हुआ। लंग्स का निर्माण इसोफेगस की दीवार से होता है, यानी यह एंडोडर्मल स्ट्रक्चर हो गया। और गिल बनाने वाले टिश्यूज का रूपांतरण थायराइड ग्लैंड में और पैरोटिड ग्लैंड में हो गया। तो इस तरह इंटरनल गिल समाप्त हो गया और उसकी जगह पर एरियल ब्रीदिंग का सिस्टम
यानी लंग्स का इवोल्यूशन हो गया। इनमें डॉर्सल सरफेस की ओर अंदर से खोखला यानी ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाया जाता है। सभी नन कॉर्डेटा में वेंट्रल सरफेस की ओर से एक जोड़े नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो अंदर से सॉलिड होते हैं, ट्यूबुलर नहीं होते हैं। इनमें लीवर और किडनी का विकास हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण जो एनेलिडा से इनहेरिट होकर आते हुए लग रहा है वह है इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का पाया जाना, लेकिन सर्कुलेशन का प्लान एनेलिडा और कॉर्डेटा का एकदम उल्टा है। इसके अलावे इनमें आरबीसी नाम का सेल पाया जाता है जिसके प्रोटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन घुला रहता है, जबकि एनेलिडा में हीमोग्लोबिन किसी सेल के अंदर नहीं बल्कि ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता था। तो इस तरह हम लोग एनेलिडा और कॉर्डेटा के प्लान में डिफरेंस देखें तो पहला अंतर है कि कॉर्डेटा में माउथ और एनस वेंट्रली शिफ्टेड है, जबकि एनेलिडा में यह दोनों छोर पर होता था। एनेलिडा की तरह इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन इसमें आरबीसी बन गया है, हीमोग्लोबिन सेल के अंदर चला गया और प्लान ऑफ सर्कुलेशन उल्टा है। एनेलिडा में डॉर्सल वेजन में ब्लड आगे की ओर बहता है और वेंट्रल में पीछे की ओर। इसमें ठीक इसका उल्टा है, वेंट्रल में आगे की ओर और डॉर्सल में पीछे की ओर। इस नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड और ब्लड सर्कुलेशन के प्लान को देखते हुए रोमर नामक वैज्ञानिक ने 1954-55 में कहा कि कॉर्डेट्स आर अपसाइड डाउन एनेलिड्स, यानी एनेलिडा को नीचे का ऊपर उल्टा कर दिया जाए तो प्लान ऑफ सर्कुलेशन और नर्व का पोजीशन ये उलट दिया जाए तो कॉर्डेटा का निर्माण हो जाएगा। वास्तविकता ये है कि सिर्फ नीचे और ऊपर नहीं उल्टा हो रहा है बल्कि आगे और पीछे भी उल्टा हो रहा है। एनेलिडा प्रोटेरोस्टेमिया है जबकि कॉर्डेटा ड्यूटेरोस्टेमिया है। इनमें इंटरनल फेरिंजियल गिल्स है। मोलस्का और क्रस्टेशिया जिनमें गिल्स होता है वह एक्सटर्नल होता है। ये एंटेरोसिलोमिक है जबकि एनेलिडा साइजोसिलोमिक है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। अब कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन का यह एक बड़ा डिटेल्ड प्लान है। इवोल्यूशन के आधार पर यह स्थापित प्लान है। अगर हम ध्यान से देखें और समझें तो कोई एक पूर्वज है पहला जिससे इकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा की उत्पत्ति हुई। तो एक लाइन पर इकाइनोडर्माटा बन गया ड्यूटेरोस्टेमिया और दूसरे में नोटोकॉर्ड जैसी रचना का बनना प्रारंभ हुआ। अब जिसमें नोटोकॉर्ड बन गया उसमें 3 ग्रुप बन गए, एक सिफेलोकॉर्डेटा और दूसरा यूरोकॉर्डेटा। अब बाकी सब हो गए वर्टिब्रेटा। अब जिसमें हेड का एक्सोस्केलेटन स्कल बनाते हुए पूर्ण विकसित नहीं हो पाया उसमें एक हो गया पेट्रोमाइजॉन का ग्रुप और दूसरा मिक्सिन का ग्रुप। इन दोनों में रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रा है, लेकिन स्कल बोन ठीक से विकसित नहीं है, जबड़ा नहीं है। हालांकि लोग इसे जॉलेस फिशेज कहते हैं। जबड़ा से युक्त एनिमल्स ये सब है। इनमें एक कार्टिलेज वाली मछलियों का कॉन्ड्रिक्थिस है
हड्डी वाली मछलियों का एक्टिनोप्टेराइजी है। ये एक्टिनिस्टिया अब नहीं मिलते हैं। फेफड़े वाली मछली डिप्नोई, ये भी बोनी फिश है। बाद में एम्फीबिया, रेप्टाइल और मैमल बने। इसी रेप्टाइल से इवोल्यूशन हुआ बर्ड का। इस लिस्ट में बर्ड की चर्चा नहीं है। आसान दिखने के लिए, आसान लगने के लिए क्लासिफिकेशन का दूसरा स्कीम देखिए। ये फाइलम कॉर्डेटा मूल रूप से हुआ, जिसमें 3 सब फाइला बने, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। कुछ लोगों का मानना है कि सिफेलोकॉर्डेटा से वर्टिब्रेटा बना होगा, लेकिन अधिकांश विद्वानों का और मेरा भी मानना है कि यूरोकॉर्डेटा से वर्टिब्रेटा बना, सिफेलोकॉर्डेटा से नहीं बना। यहाँ क्लासिफिकेशन में यूरोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा के बीच सिफेलोकॉर्डेटा को रखा गया है, लेकिन मैं जब डिस्कशन करूँगा तो पहले सिफेलोकॉर्डेटा और बाद में यूरोकॉर्डेटा का डिस्कशन करूँगा। अब वर्टिब्रेटा से उत्पन्न हुआ जबड़ाविहीन जॉलेस, जिसको एनाथा कहा गया। इसमें ओस्ट्राकोडर्माई और साइक्लोस्टोमाटा, ये 2 क्लास बने। ये ओस्ट्राकोडर्म इवोल्यूशन में एक्सटिंक्ट कर गया। आज हमारे पास सिर्फ साइक्लोस्टोम बचा हुआ है। दूसरा जो जबड़ा से युक्त है, नेथोस्टोमाटा, इसमें सुपर क्लास फिशेज हुआ, जिसके अंदर प्लेकोडर्माई एक्सटिंक्ट कर गए। कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टेइक्थिस बचे, यानी कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज। इस बोनी फिशेज के अंदर सिलोकैंथेमी, डिप्नोवंस इत्यादि कई अजूबा ग्रुप हैं, एंशिएंट ग्रुप्स हैं। जब हम लोग अलग से फिशेज पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा डिटेल में होगी। और टेट्रापोडा माने 4 पैर वाले। तो 4 पैर वाले प्राणियों में कौन है? तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। अब मैमल को भी 3 सब क्लासेज में बांटा जा रहा है। आपके लिए भी जानना जरूरी होगा। वे 3 हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। हम और आप यूथेरिया में ही पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखें सिफेलोकॉर्डेटा। इस नाम का अर्थ होता है कि नोटोकॉर्ड हेड रीजन में पाया जाए, लेकिन यह शाब्दिक अर्थ मिसलीडिंग है। सिफेलो माने हेड। तो लोगों ने समझा था शुरू में कि हेमिकॉर्डेटा में आधे शरीर में नोटोकॉर्ड, यूरोकॉर्डेटा के टेल में नोटोकॉर्ड और सिफेलोकॉर्डेटा के हेड में नोटोकॉर्ड। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक, यानी बॉडी के पूरी लंबाई में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि नोटोकॉर्ड बॉडी के पूरी लंबाई में पाया जाता है, हालांकि इसका नाम सिफेलोकॉर्डेटा है। अब इसमें छोटे छोटे फिश जैसे दिखने वाले एनिमल्स हैं। 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई मैक्सिमम होती है। इसके 2 जेनेरा, ब्रैंकियोस्टोमा और एपिगोनिक्थिस, इस 2 जेनेरा में कुल मिला के 23 स्पेसीज हैं। लेकिन सबसे कॉमन एम्फियोक्सस, ठंडे समुद्र को छोड़कर बाकी सभी समुद्रों में जहाँ पानी की गहराई बहुत कम हो, यानी छिछला समुद्र हो, तो वहाँ बालू में अपने शरीर का आधा हिस्सा धंसाकर पड़े रहते हैं और सिर्फ इनका मुंह वाला हिस्सा बाहर निकला रहता है। उसकी मदद से ये पानी में प्लावकों को, यानी प्लैंक्टन्स को छानकर खाते रहते हैं। इनमें पेयर्ड फिन्स, यानी पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन काउडल फिन है, ये थोड़ा बहुत तैर सकते हैं। इनमें आँख की तरह की रचना, ब्रेन की तरह की रचना और स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड का विकास हो चुका है। एक अजीब सा कैरेक्टर इनमें है कि बॉडी में दोनों तरफ से
वेंट्रल सरफेस पर बॉडी वॉल का एक एक्स्ट्रा फोल्ड दोनों तरफ से नीचे झूलते रहता है, जिसे मेटाप्ल्यूरल फोल्ड्स कहा जाता है। अन्य किसी एनिमल में ये मेटाप्ल्यूरल फोल्ड्स नहीं पाए जाते हैं। इनका एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरह से विकसित है। मुंह के सामने ओरल हुड पाया जाता है, जिस पर बहुत सारे ओरल सिराई या टेंटिकल्स पाए जाते हैं। पानी से भोजन को छानकर अलग करने के लिए व्हील ऑर्गन और भेलम नाम की रचना होती है, और फेरिंक्स में एंडोस्टाइल नाम की रचना होती है, जो पार्टिकल्स को छानकर पीछे स्टमक इंटेस्टाइन में पहुंचाने में मदद करते हैं। इनके फेरिंक्स की दीवार में लगभग 150 गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और हर 2 गिल स्लिट के बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार्स पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये एक तरह का ब्रेंकियल बास्केट का निर्माण करते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम पूर्ण विकसित है, जिसमें एक लीवर जैसी रचना यानी हिपैटिक डायवर्टिकुलम बन गया है, और वेंट्रल ब्लड वेसल का एक हिस्सा है तो एकदम सीधा, बिना कोई चैम्बर बनाए हुए हार्ट की तरह यह फैलता सिकुड़ता रहता है। इसमें भाल्व लगे रहते हैं, जिससे ब्लड का फ्लो पीछे से आगे की ओर होता रहे, लेकिन ऑरिकल और वेंट्रिकल जैसे चैम्बर्स नहीं बनते हैं। इनमें लगभग 60 जोड़े प्रोटोनेफ्रिडिया के समूह होते हैं, जिन्हें सोलेनोसाइट्स कहा जाता है। इनकी मदद से उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये गिल बार्स के ठीक ऊपर अवस्थित होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग प्राणी हैं, लेकिन बाहर से पहचानना लगभग असंभव है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। मेल और फीमेल दोनों में 26 जोड़े गोनेट्स यानी 26 जोड़े टेस्टिस या 26 जोड़े ओवरी पाए जाते हैं, जो 25वें से 51वें सेगमेंट तक फैले रहते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है, पानी में होता है, और बहुत थोड़े समय के लिए एक लार्वा जैसी रचना बनती है। अब ये देखिए एम्फियोक्सस। 3 एम्फियोक्सस अपने अगले हिस्से को पानी के बाहर निकालकर स्थिर पड़े हुए हैं। बाकी हिस्सा कहाँ है? तो नीचे कंकड़ बालू पत्थरों के बीच छिपा हुआ है। इस स्वभाव के कारण ये कभी भी गहरे समुद्र में नहीं रहेंगे, क्योंकि गहरे समुद्र में इन्हें बैठे बिठाए प्लैंक्टॉन्स भोजन के रूप में नहीं मिलेगा। अब ये एक आर्टिस्टिक डायग्राम के द्वारा दिखलाया गया कि शरीर का समूचा हिस्सा यहाँ बालू के अंदर है, सैंड में, और पानी में सिर्फ मुंह का हिस्सा निकला हुआ है, जिसके आगे टेंटिकल्स यानी ओरल सिराई पाए जा रहे हैं। इनकी मदद से वह प्लैंक्टॉन्स को अपने मुंह में और फेरिंक्स में ठेलते रहता है। ये फोटोग्राफ देखिए, एक्चुअली ये कैसे लगेंगे देखने में, तो ये इसका अगला हिस्सा है। ये ओरल सिराई हैं, इसके अंदर यहाँ पर ओरल ग्रूव है। यहाँ फिल्टर का सिस्टम है। कैसा सिस्टम? तो इसको बोलते हैं व्हील ऑर्गन, और उसके पीछे है भेलम, और तब उसके पीछे फेरिंक्स का हिस्सा पड़ता है। अब दूसरा सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, जिसका सामान्य अर्थ होता है कि नोटोकॉर्ड इनके टेल रीजन में सीमित होगा। अब यह एक बड़ा सा ग्रुप है जिसमें कई तरह के वेरिएशन हैं। 2 एनिमल्स हार्डमानिया और एसिडिया, यहाँ हमने दोनों का नाम लिखा है।
इसके लार्वा में नोटोकॉर्ड है, लेकिन तैरते तैरते ये लार्वा किसी पत्थर चट्टान पर चिपक जाते हैं और तब इसका मेटामॉर्फोसिस होता है, तो उसमें टेल गायब हो जाता है और टेल के साथ साथ नोटोकॉर्ड भी चला जाता है। तो इस घटना को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये दोनों बड़े प्राणी हैं, इनसे छोटे कई प्राणी हैं, उन सभी में लार्वा जैसी रचना मिलती है, सबके टेल में नोटोकॉर्ड रहता है। अब लक्षणों को देखें, ये सभी समुद्री हैं। इनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है कि बॉडी वॉल बाहर की तरफ एक सेमी ट्रांसपेरेंट यानी ट्रांसल्यूसेंट, जैसे कि आपके चावल का मार जम करके एक अर्धपारगम्य थक्के के रूप में दिखाई पड़ता है। बहुत सारे जेली आप देखते हैं इस तरह का अर्धपारगम्य दिखाई पड़ता है। वैसा ही ट्यूनिसिन नामक पदार्थ बाहर से जम जाया करता है। तो ट्यूनिसिन की उपस्थिति के कारण इसे ट्यूनिकेटा कहा जाता है। यह ट्यूनिसिन या खोल हेमिसोल्यूलोज नाम के पदार्थ से बना हुआ है। अब लार्वा में दायां बायां एक समानता यानी बायलैटरल सिमिट्री है। इनमें बहुत सारे गिल्स होते हैं। फिल्टर फीडिंग में मदद करने के लिए एंडोस्टाइल भी होता है, लेकिन सीलोम पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसकी जगह पर एट्रियम नाम की रचना बन जाती है। आँख जैसा सेंस ऑर्गन खास करके लार्वल फॉर्म में तो दिखता है, एडल्ट में ये एब्सेंट हो सकता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट एकदम सिंपल और ट्यूबुलर होता है। नर्वस सिस्टम लार्वा में ज़्यादा विकसित है, लेकिन एडल्ट में सिर्फ एक डॉर्सल गैंग्लिया रहता है। नर्वस सिस्टम का बाकी हिस्सा समाप्त हो जाता है। अब ये बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। टेस्टिस के चारों ओर से ओवरी का घेरा और स्पर्म डक्ट के चारों ओर से ओविडक्ट का घेरा होता है। इसमें दो प्राणी बड़े अजूबे हैं, साल्पा और डोलियोलम। इनमें एक जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसमें टेस्टिस और ओवरी पाए जाते हैं, लेकिन उनकी संतान में यह टेस्टिस ओवरी नहीं है। उसमें एस्टोलोन नाम की एक रचना होती है, जिसमें बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक पीढ़ी में सेक्सुअल और दूसरे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस तरह के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजिनेसिस कहा जाता है। ये दोनों के दोनों डायप्लॉइड जनरेशन है। अब इसमें पहला क्लास है लार्वेसी, लार्वा जैसा रचना। ये फ्री स्विमिंग होते हैं, लगभग आजीवन ये लार्वा जैसे ही पाए जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, तो कंप्लीट नियोटेनी पाया जाता है। सेक्सुअल मैच्योरेशन के बाद जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसे पीडोजिनेसिस कहा जाता है। वाइकोप्ल्यूरा और अपेंडिकुलेरिया कॉमन एनिमल है। आप वाइकोप्ल्यूरा को देखिए, बड़ा अजूबा सा है, लंबा सा टेल आपको स्पष्ट दिख रहा है, जो घूमकर आगे की ओर मुड़ा हुआ है। इसी में अंदर नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। दूसरा क्लास है एसीडीएससी, जिसमें पायरोसोमा और बोट्राइलस कोलोनियल है। बोट्राइलस तो किसी चट्टान पर लकड़ी पर चिपका हुआ मिलेगा, लेकिन पायरोसोमा का समूह एक साथ तैरते हुए मिलता है और रात में उसमें खूबसूरत चमक भी होती है। हर्डमानिया और एसिडिया मैंने कहा कि एडल्ट चिपक कर एक चट्टान, पत्थर इत्यादि पर पाए जाते हैं। इनके लार्वा में टेल और नोटोकॉर्ड है,
एडल्ट में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के कारण टेल का पूरी तरह से लॉस हो गया है। ये देखिए हार्डमानिया है, ये इसका क्लोजअप है। इसमें इधर का हिस्सा इसका ओरल एपर्चर है, इधर से ये पानी के साथ प्लैंकटन को लेते हैं। यहाँ इसका फेरिंग्स, इंटेस्टाइन इत्यादि घूम के यहाँ समाप्त होता है। ये इस तरह से क्वाइल्ड फेरिंग्स सीधा और क्वाइल्ड इंटेस्टाइन है जो पीछे जाके यहाँ खुलता है, यानी एनस यहाँ पर है। और जो ये पानी लेते हैं वह किनारे एट्रियम से होते हुए इसी एरिया से निकलता है। तो ये पीछे का हिस्सा एट्रियल एपर्चर कहलाएगा, यानी ये ओरल एपर्चर और इधर ये एट्रियल एपर्चर है। ये बोट्राइलस का समूह है, बड़ा खूबसूरत है। पायरोसोमा का मैं फोटोग्राफ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इंडिविजुअल किसी भी फोटोग्राफ में मुझे नहीं मिला। चमकते हुए कॉलोनी खाली दिखाई पड़े। यहाँ हमने चर्चा किया कि जब मेटामॉर्फोसिस होता है साल्पा और हार्डमानिया में या एसिडिया में, तो अगला पिछला दोनों हिस्सा मुड़कर एक तरफ आ जाता है, यानी 180 डिग्री पर बॉडी का बेंडिंग हो जाता है। टेल के साथ नोटोकॉर्ड भी समाप्त हो जाता है और इस तरह के मेटामॉर्फोसिस को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जा रहा है। तीसरा क्लास है थैलियसी। ये फ्री स्विमिंग है। इनका शरीर ढोल या बैरल की आकृति का होता है, जिसमें गोल गोल सर्किल में 7 से 9 मसल बैंड्स पाए जाते हैं। कुछ एनिमल में कंप्लीट बैंड है, कुछ में इनकम्प्लीट बैंड है। ये आगे से पानी खींचते हैं और जेट की तरह पीछे से बहुत तेजी से पानी को बाहर निकालते हैं। इसी पानी के निकलने से झटके का कारण शरीर आगे की ओर तैरता है। इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन हो सकता है, यानी इसमें अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे मैंने पहले कहा मेटाजीनेसिस। अब साल्पा और डोलियोलम दो एनिमल हैं। ये देखिए साल्पा, ये सबसे बड़े आकार का साल्पा है और एकदम ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ अगला हिस्सा, इधर अगला हिस्सा और इधर इसका पिछला हिस्सा है। ये अब रात के समय ये इस तरह से चमकता है, बहुत खूबसूरत फ्लोरिसेंस हो रहा है, इसमें बायोलुमिनिसेंस हो रहा है। और ये डोलियोलम है, एकदम ड्रम की तरह की रचना है। इसमें आप गिन सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ एट्रियम पर भी सर्कुलर मसल का घेरा है और बाकी सब जगह 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सर्कुलर मसल्स का घेरा दूसरे फोटोग्राफ में भी आपको दिख रहा है। बॉडी लगभग ट्रांसपेरेंट है, इसलिए अंदर की रचना भी दिख रही थी। अब अंतिम तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। नोटोकॉर्ड लंबाई में तो बॉडी को सपोर्ट कर सकता था, लेकिन चौड़ाई में सपोर्ट नहीं कर पाता है। इसलिए इनमें नोटोकॉर्ड से ज़्यादा बेहतर रीढ़ यानी कि वर्टिब्रा की उत्पत्ति हुई और वर्टिब्रा के साथ साथ इनमें कमर और हड्डी में पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल का निर्माण हुआ। हाथ पैर इत्यादि की हड्डियों का भी निर्माण हुआ। मछलियों में एब्डोमेन को सपोर्ट करते हुए स्पाइन्स बने। तो इन सब के कारण ये ज़्यादा विकसित हो गए। अब इनमें 2 ग्रुप बढ़ जाता है। सबसे प्रारंभ में ब्रेन को घेरते हुए खोपड़ी यानी स्कल या क्रैनियम का निर्माण अपूर्ण रूप से हुआ, तो उसको लोग एक्रैनिएटा कह दिए। उनमें जबड़े की हड्डी भी नहीं है। और दूसरे में खोपड़ी की हड्डी का पूर्ण विकास हो गया, तो उसे क्रैनिएटा कह दिए। तो एक्रैनिएटा को जबड़ा विहीन मछली जॉलेस फिश
या एनाथा भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति ऑर्डोविशियन पीरियड में करीबन 450 से 500 मिलियन वर्ष पहले हुई। इस ग्रुप का एक बड़ा समूह ओस्ट्रैकोडर्म फिशेज थे, जिनके बाहर से हड्डी जैसे कड़े, खास करके हेड पर स्केल्स विकसित थे। जब समुद्र का पानी नीचे डिसेंड होने लगा तो ये तेज़ी से भाग नहीं पाए और एक एक करके ये सब विलुप्त हो गए। इनमें कुछ मछलियों के फॉसिल्स 35 फीट तक लंबे मिल रहे हैं। आज हमारे बीच जो दूसरा क्लास है साइक्लोस्टोमाटा जीवित है। पेट्रोमाइजॉन और मिक्सिन के 2 ऑर्डर्स हैं। पेट्रोमाइजॉन को लैम्प्रेज और मिक्सिन को हैग फिशेज कहा जाता है। इनमें कुल 38 जेनरा मिल रहे हैं। आमतौर से ये किसी बड़ी मछली के सतह पर परजीवी की तरह चिपक जाते हैं और इनके मुंह में इतने सारे, मुंह एकदम खुला हुआ गोल होता है, उसमें ढेर सारे कई कतार में सजे हुए करे करे नुकीले दांत पाए जाते हैं, जिनकी मदद से यह दूसरी मछलियों का स्किन और मांस को कतर देता है, खखोर कर उसे टुकड़ी टुकड़ी में बांट देता है और ब्लड के साथ मांस का भी यह भक्षण करता है। यानी सैंगिवोरस और कार्निवोरस दोनों इसका स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि ये जीवित पर लगा और भरपेट खाने के बाद अलग हो जाएगा। कई ऐसे जॉलेस फिशेज एक बड़ी मछली के बॉडी पर चिपक जाते हैं, उसके मुंह में, उसके गिल्स में घुस जाते हैं और उसे तब तक खखोर कर खाते रहते हैं जब तक कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं बच जाए। यानी ये एक तरह के किलर यानी प्रीडेटर है, यह सिंपल पैरासाइट नहीं है। इनमें 5 से 7 जोड़े सेमी सर्कुलर गिल्स होते हैं। बॉडी सिलिंड्रिकल है, इसलिए आधा सर्किल बाएं आधा सर्किल दाएं से होते हैं। इनमें भी गिल बार्स का निर्माण होता है और ब्रैंकियल बास्केट का निर्माण होता है। इनमें पेयर्ड फिन्स यानी पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स नहीं होते हैं। ये यूनिसेक्सुअल है। पानी में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है तथा एमोसिट नाम का लार्वा बनता है। ये एमोसिट लार्वा देखने में एडल्ट से काफ़ी मिलते जुलते लगते हैं। ये पेट्रोमाइजॉन या लैम्प्रे है। मुंह का देखिए नीचे की ओर मुंह है और चिपकने वाला शक्कर बना हुआ है पूरे में। और ये एक्सटर्नल गिल स्लिट्स आपको दिख रहा है, जिसकी संख्या 5-7, किसी किसी स्पेसीज में 9 की भी चर्चा है। दाएं बाएं इनमें यहाँ पर फिन्स नहीं है, यहाँ पर फिन्स नहीं है, लेकिन डॉर्सल फिन आगे पीछे है, काउडल फिन है। ये इसका क्लोजअप देखिए, अगला हिस्सा का आँख दिख रहा है सबसे आगे आपको। और ये 2, 4, 6 और एक और 7 गिल स्लिट आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ ऊपर डॉर्सल में नाक का छेद होता है जो सिंगल होता है। देखिए इसका मुंह किस तरह ये खुला रहता है और कितने सारे दांत पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। इनकी मदद से मांस को खखोरना और मांस के टुकड़े और ब्लड को पीना बहुत आसान हो जाता है। इसके अंदर जीभ भी है और जीभ पर भी टीथ पाए जाते हैं। अब खोपड़ी वाले एनिमल को नैथोस्टोमाटा कहा जाता है। इनमें जबड़े की हड्डियां भी विकसित हैं। मछलियों में पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स यानी दाएं बाएं जोड़ेदार रचना बन चुकी है। उसके आगे मछली के ऊपर के प्राणियों में पेल्विक और पेक्टोरल फिन के बदले पिछला और अगला पैर का निर्माण हो गया, यानी पेयर्ड स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। तो फिश को एक अलग से सुपर क्लास का दर्जा दिया गया और बाकी 4
4 पैर वालों को टेट्रापोडा नाम से एक अलग सुपर क्लास का दर्जा दिया गया। तो आज फिशेज के अंदर कार्टिलेज वाली मछलियाँ और हड्डी वाली मछलियाँ हैं, और टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स हैं। चूँकि ये काफ़ी बड़ा सब फाइलम है, इसलिए हम लोग फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये 5 क्लासेज को अलग से अलग अलग सेशन में पढ़ेंगे। यानी 5 और क्लास आपको करना पड़ेगा पूरा एनिमल किंगडम को समझने के लिए। सो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।